ml जो है हमारा पानी बच जाए और 25% उड़ जाता है, तो ऐसा वो पानी है जो मेंटल डिसऑर्डर्स की सभी बीमारियों में काम करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स के सभी बीमारियों में काम करता है। उसके बाद जिनको बाल झड़ने की समस्या है, जिनको पेट साफ नहीं रहता, जिनकी समस्या ये रहती है कि अभी आज यानी वात से जुड़ी हुई, कफ पित्त वात को यदि देखते हैं तो वात से जुड़ी हुई सारी बीमारियों में काम करेगा। वात से जुड़ी हुई क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? सर्दियों में होंठ का फटना। अब सोचिए पानी का क्या लेना देना होंठ से, लेकिन अब ये है, इलाज है, ट्रीटमेंट है, तो पानी भी बहुत कुछ क्या डालता है। होंठ का फटना सर्दियों में, विवाही फटना, ये उंगलियां फटना, हाथ पैर का फटना, इसके बाद में ड्राइनेस, बालों का झड़ना, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना। 3 दिन तो पेट साफ हो जाता है और 3 दिन फिर से गड़बड़ हो जाता है, चौक हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी समस्याएं, जोड़ों में दर्द, जोड़ों के दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया है। या वात की अवस्था वाले शिकार व्यक्ति, वात की अवस्था मतलब जैसे शुरू से अपन एज ग्रुप माने तो 1 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ये सब कफ की अवस्था के आयुर्वेद के हिसाब से हैं, माने जाते हैं। और पित्त की अवस्था जो है 14 के बाद से धीरे धीरे 18 तक धीरे धीरे डेवलप होती है, और 18 से वो पहले मानते थे 60 की अवस्था तक हम लोग मानते थे, या 50 की अवस्था तक मानते थे। फिर उसके बाद में जो है वात की अवस्थाएं शुरू होती हैं। तो आजकल तो कईयों को 20-22 साल की उम्र में वात की अवस्थाएं शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द ये होना, ये सारा क्रम चालू हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनके आंखों के चश्मे वश्मे बड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, पेट में गैस की समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं, भूख लगती है तो बहुत जोरदार लगती है, और भूख नहीं लगती तो बिल्कुल ही नहीं लगती। आज भरपेट खाना खा लिया, 3-4 चपाती खा ली है, और कल एक भी नहीं खा पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको भूख का मतलब किसी भी चीज का डिसऑर्डर हो, या बीपी, ब्लड प्रेशर जिनका फ्लक्चुएट करता हो बहुत ज्यादा, एकदम से अभी तो 100 था और 100 से सीधा 150 160 चला गया। देखिए कोई भी ब्लड प्रेशर या कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ती है तो वो वात की श्रेणी में नहीं आएगी। दूसरे फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण बीपी बढ़ रहा है, लेकिन एकदम से फ्लक्चुएट कर गया, शुगर एकदम शूट आउट कर गई, मतलब 100 की एकदम 500 हो गई, तो समझ जाइए ये सब वात की वजह से, वात के रोगों की वजह से। यानी वायु वायु का जो रोग है वो शरीर में एकदम क्रिया के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी डिसऑर्डर्स के लिए वो कहते हैं कि इस प्रकार के पानी की जो है हम लोग प्रयोग करते हैं दिन भर पीने में, खाने पीने में इस प्रकार का जो पानी यूज करते रहें तो वो इस प्रकार के डिसऑर्डर्स के लिए लाभकारी है। दूसरा पानी वो बताते हैं कि वो हर प्रकार के लोगों के लिए, हर बीमारी में यूजफुल है, जिसमें क्या करना है, 1000 लीटर को हम पानी को उबालते हैं और लगभग जो है वो 500 ml उड़ जाए, बाकी बचता 500 ml। ऐसा पानी जब भी हम यूज करें, हाँ, जिनको ये इन सभी पानियों में ये गर्म पानी यूज करना रहेगा, और वात के अंदर भी गर्म पानी यूज करना रहेगा। और इसमें भूख जिनको नहीं लगती है वो 1 से 2 चुटकी सौंठ डाल लें ऊपर से, और उसको हिला करके पानी को जब भी पानी पीना है पिए, तो ये भूख भी खुल करके लगती है और बाकी जो समस्या है उसमें भी निदान मिलता है। तो ऐसा पानी जिसमें जला करके आधा कर दिया जाता है, और आधा करने के बाद में जो प्राप्त होता है पानी, ऐसे पानी में 1 से 2 चुटकी सौंठ मिला के दी जाए तो वो हर प्रकार के रोग में लाभकारी है, हर प्रकार के रोग में। या इसमें हर्ड भी, हर्ड का चूर्ण भी गाय के घी में हर्ड को सेक लीजिए, छोटी काली हर्ड जो आती है उसको सेक करके उसका 1 चुटकी चूर्ण बस उस पानी में डाल करके पिला दीजिए। वो पानी जो है, ये हर्ड वाला जो फार्मूला मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, महर्षि ने नहीं लिखा है, महर्षि ने तो खाली पानी बोल, उनके हिसाब से तो ये खाली पानी भी देंगे तो भी सारे रोगों का हरण हो जाता है। उनके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने तो यही कहा है कि पानी जो है हम प्रयोग करें ऐसा तो हर प्रकार के रोगों में लाभकारी है।
और ऐसा पानी जिसका 75% जला दिया जाए, 25% रह जाए, तो ये सब के सब पानी जो है बिना किसी टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री मेडिसिन के लोगों को ठीक कर सकता है। किन किन रोगों में? जो भी कफ के रोग हैं, गले के अंदर कफ जमा हुआ है, अभी कोरोना काल में गड़गड़ कर रहा है कफ, जरूरत पड़ रही है कि इसके लिए गरारे करो, ये करो, वो करो सारी। तो गले के रोग, इस छाती के ऊपर के जितने भी रोग हैं, ऊर्ध्वजंतु रोग बोलते हैं जिनको, वो सभी रोगों में, वो चाहे कान में कम सुनाई देना है, आंखों का चश्मा घटना बढ़ना है, इन सभी रोगों में ये पानी लाभकारी है। थायराइड में, फैटी लीवर में, और बीपी, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके बीपी बढ़ रहा है, उनके लिए विशेष तौर से। तो थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद फैटी लीवर, उसके बाद आप गिनते जाइए जितने भी ब्लॉकेज हैं, इवन कैंसर की गांठ को पिघलाने का काम ये अकेला पानी कर सकता है। और बढ़िया करना है, देश में एक गेहूं के बराबर चूना मिला करके पी लीजिए, तो आपके कैंसर की गांठें या शरीर में कहीं भी गांठें होने लग रही हैं, वो सब के सब टाटा बाय बाय। तो ये इस प्रकार का पानी का प्रयोग उन्होंने बताया है। और भी पानी का बहुत लंबा चौड़ा लेख है, लेकिन समय अभाव के कारण जो है हम और चर्चा करते रहेंगे। एक पानी, और ये तो हो गया दूसरा, और तीसरा, 3 प्रकार के पानी हो गए। 4G वाटर के विषय में मैं बता रहा हूँ। तो चौथा पानी जो है, हमको क्या करना है, वो पानी को गर्म करना है और फिर वापस ठंडा कर देना है। यानी पानी को गर्म करना है, उबालना है, 2-3 उबाल आ गए, फिर उसके बाद में ठंडा हो गया, 2-3 मिनट खाली उबाल लिया, उसमें जलाना वलाना नहीं है। उबालने के बाद में उसको ठंडा कर लेना, मटके में भर लेना है। ऐसा पानी बीपी हाई के पेशेंट को लिए लाभकारी है। ऐसा पानी और भी लोगों के लिए, जिनको नक्सीर वगैरह आती है, जिनको पित्त रिलेटेड बीमारियां हैं, जिनके चकत्ते चल जाते हैं, रेड कलर के रेशेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उन सब के लिए लाभकारी है ये वाला पानी। तो ऐसे लोग जिनको, लेकिन इसको गर्म नहीं पीना है, बाकी 3 पानी को गर्म पीना था, इसको गर्म नहीं पीना है, इनको ठंडा करके ही मटके में रख के आप पी सकते हैं। तो नक्सीर में या ब्लडिंग, यूरिन में यूटीआई हुआ है, ब्लड आ रहा है, किसी भी कारण शरीर में से ब्लड जा रहा है, चाहे वो सब के सब जो है डिसऑर्डर्स में ये एक अच्छा प्रयोग है और अच्छा काम करेगा। तो इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। ओवर टू विजय सर। जय माँ भारती, सभी को नमन, धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सुना। थैंक यू सो मच सर जी। एंड बहुत ही अच्छी चीज बताई है। शायद से कई लोग हैं जिनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो डेफिनेटली इसको करने वाले, जिनको नहीं भी है वो भी ये करने वाले हैं। तो एंड वंस अगेन प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के लिए। एंड हम अभी आगे चलेंगे। हम पवन सर को इनवाइट करने से पहले मैं प्रियंका मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। वो हमारे DMIT विंग की चेयरपर्सन है, और मैं ये चाहूंगी कि आज प्रियंका मैम आप यहाँ पैनल पे आके, आपका सुबह सुबह हेल्प इंडिया ऑनलाइन की तरफ से चाय की चर्चा पे आपका स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आज आप यहाँ पे आके पवन सर का इंट्रोडक्शन जरूर दे, आप उन्हें यहाँ पे इनवाइट करें। सो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक्स अ लॉट, ओवर टू यू। थैंक यू रश्मि। जय माँ भारती सभी को, गुड मॉर्निंग। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज के जो हमारे स्पीकर है, सबके लाडले जो है पवन जी, उनका मुझे परिचय देने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच सर। आज के हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर पवन कुमार पारिक जी का जन्म श्री बजरंग लाल जी पारिक के घर बीकानेर जिले के नौखा कस्बे में 19 मार्च 1974 को हुआ। एजुकेशन अगर देखा जाए तो बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट उनका हो चुका है। PhD इन फाइनेंस एडवाइजरी उनको मिला है।
जब 20 साल की उम्र में, आज अगर देखा जाए तो 20 साल जिनकी उम्र होती है उनको क्या करना है एग्जैक्टली उनका ध्येय पता नहीं होता, उनका करियर पता नहीं होता, किस डायरेक्शन में जाना है। पर जो हमारे आज के स्पीकर है, उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही सामाजिक व राजनीतिक रूप से आप सक्रिय भूमिका में रहने लगे। इंश्योरेंस व इन्वेस्टमेंट प्लान के अपने व्यवसाय में आप सदा ही सर्वोच्च रहे। वर्तमान में आप शाइनवे प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर मल्टी ट्रेड सॉल्यूशन के चेयरमैन हैं। B2Me ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड गोल्डन ड्यून्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आप MD है। सबको साथ लेकर चलने और संगठनिक अनुभव के कारण आप विप्रा फाउंडेशन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री है। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे स्वामी विवेकानंद सम्मान 2021, प्राइड ऑफ राजस्थान 2018, won the long term service award by SBI Life for 5 consecutive years at Dubai, Bali, Australia, Malaysia, Thailand, MD Club Award in India as well as abroad from 15 years by SBI Life Insurance, received honorary doctorate of philosophy by Royal American University in 2019 और अचीवमेंट के आधार पर अब तक 38 देशों में 105 से ज्यादा बार विदेश यात्रा की है। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है। और ये हौसला और ये जज्बा आपको हमेशा ही ग्राउंडेड रखता है। मैंने आज जैसा डाउन टू अर्थ व्यक्ति महत्व कभी भी नहीं देखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट ये है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका देखा जाए तो आपका जो परिचय है वो ना कि कुछ समय में पूरा होने वाला नहीं है। अगर घंटों भी आपका परिचय दिया ना तो भी वो कम है। पर मैं वैयक्तिक रूप में मैंने जो अनुभव किया है अभी तक, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 3 महीने पहले मैंने जो अनुभव किया था मेरे लाइफ में, उससे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे आज के जो स्पीकर है उनके कई गुणों से मेरा परिचय हुआ है। कि एक छोटी सी लड़की, मतलब कि मेरा ऐसा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था उनसे, पर जो भी मैंने अनुभव किया है मेरे लाइफ में, जो भी मेरे टफ सिचुएशंस थे मेरे लाइफ के, तभी उन्होंने जो मुझे साथ दिया, जो आधार दिया, जो उनके भाव थे, एक पिता के जैसे मेरे आगे मेरे साथ में वो हमेशा खड़े रहते हैं। इससे उनके ये सिचुएशन से मैंने जो देखा, उनके बहुत गुणों का परिचय हुआ, जो उनको संगठन में रहने का। आज आप और हम जो यहाँ पर है जुड़े हुए, वो उन्हीं के कारण है। उनके कमिटमेंट्स जो वो करते हैं, वो जो उनकी क्वालिटीज है, उनके गुण है, उनका परिचय मुझे बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टाइम मैनेजमेंट, ऐसे कहते हैं ना कि समय की रेत पर कदमों की निशान बैठकर नहीं बनाए जाते। और इसका बड़ा वाला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो है हमारे सामने, जो पवन कुमार पारीक जी है, कि छोटी छोटी भी बातें जो हो वो खुद ध्यान देकर उसको कैसे बदला जाए, कैसे अच्छी तरीके से किया जाए, उन्होंने बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे उच्च पर्सनैलिटी जो है उनका आज परिचय करने का मुझे मौका मिला, तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। और मैं आज सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज हमें उनका स्वागत करना है, तो आप सभी को जय माँ भारती लिखना है। और हमारे जो आदरणीय, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री है, उनको हमें बुलाना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट जय माँ भारती। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जय माँ भारती लिखे और हमारे आज के जो स्पीकर है उनका स्वागत करें। सो आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन डॉक्टर पवन कुमार पारीक जी आज आए और हमें समय का महत्व बताए, सोशल मीडिया का महत्व बताए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। मैं पवन सर को बुलाने से पहले आज हमारे साथ बहुत ही विशेष गेस्ट जुड़े हुए हैं, विष्णु पारिक सर जुड़े हुए हैं और मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। विष्णु सर, आप प्लीज 1 मिनट के लिए आए और पवन सर को प्लीज आप अपने अंदाज में इनको इनवाइट करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रियंका मैम एंड थैंक यू सो मच विष्णु सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू रश्मि, गुड मॉर्निंग। मुझे बता दें रश्मि, मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, पूरा देश सुन रहा है आपको। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। आज का जोरदार सेशन है चाय पे चर्चा। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट ही बहुत विशिष्ट है, क्योंकि चाय पे चर्चा का मतलब होता है कि सुबह सुबह आपका जो दिन है उसका प्रारंभ कैसे हो। हालांकि मुझे व्यक्तिगत जीवन में चाय पीने का अनुभव नहीं है, लेकिन आज की सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, शायद मुझे नहीं आ रहा है। रश्मि जी, हाँ रश्मि जी, अभी आवाज हाँ सर आ रही है, बट थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। आज थिंक ये नेटवर्क का इश्यू चल रहा है अभी, क्यों तूफान रखा ना उसी वजह से है। यदि मेरी आवाज अब आ रही हो तो बता दीजिए मुझे, मैं शुरू करूँ। हाँ सर वॉइस आ रही है, अभी 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 क्लियर है। एक्चुअली राजस्थान में बारिश चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क इशू हो। यस यस, वो नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो मैं ये या कहने वाला था कि देखिए, चाय पे चर्चा का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अद्भुत है। और पवन जी के जीवन को यदि देखा जाए, जो आज हमारे मुख्य स्पीकर है, सबसे पहले तो मैं प्रशांत सर को नमस्कार प्रणाम करूंगा। सर, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गणेश वंदना से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ये दिन की शुरुआत ही आपने बहुत शानदार तरीके से की है। उसके बाद में प्रियंका माने जी आए और प्रियंका मैम ने यहाँ पर पवन सर का एक बहुत ही विधिवत परिचय दिया। मैं परिचय की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका परिचय आपके लिए बहुत आसान होता है और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहां पर आपके प्रेम का, आपके जुड़ाव का अतिरेक होता है, अतिरेक का मतलब होता है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वहां हमारे पास शब्दों की बहुत कमी होने लगती है, लेकिन भाव बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पवन सर का परिचय देना बहुत आसान काम नहीं है। उसका कारण ये है कि हम भौतिक परिचय बहुत सारे दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन सरल, इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी सरल व्यक्तित्व का बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। पवन सर ने बीमा के क्षेत्र में जो काम किया है, आप सब लोग शायद परिचित भी होंगे या नहीं होंगे, मैं मानता हूं कि दुनिया में यदि सबसे मुश्किल काम है तो वो बीमा का काम है। लेकिन बीमा के काम में भी इन्होंने 15 वर्ष से पूरे भारत के सबसे शिखर पर रहने का सौभाग्य इनको मिला है। ऐसा लोग कहते हैं कि जीवन में एक बार एमडीआरटी हो जाए तो आनंद आ जाता है, लेकिन 15 वर्षों से इन्होंने एमडीआरटी को अचीव किया। 6 बार इसमें इन्होंने टीओटी सीओटी किया। लगभग 100 से ज्यादा देशों की इन्होंने यात्राएं की। और आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे राजस्थान में यदि राजनीति के क्षेत्र में सबसे किसी को जागृत क्षेत्र कहा जाता है तो वो होता है नोखा। और वहां पर मात्र 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने पार्षद का चुनाव जीत लिया था। यदि ये राजनीति में रहते तो शायद अब तक कहीं विधायक या सांसद या मंत्री के रूप में बैठे होते, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि मैं राजनीति तो अवश्य कर सकता हूं, लेकिन मैं राजनीति के अलावा समाज सेवा और बेहतर ढंग से कर सकता हूं। वहां से इन्होंने सामाजिक क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ाया। और आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज जिस विषय को लेकर आप बैठने वाले हैं, आज का विषय जो सोशल मीडिया है और उसमें टाइम मैनेजमेंट है। आप लोगों को मैं बता दूं कि पवन सर ने इस सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कैसे किया जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण रखते हुए, जब सोशल मीडिया शुरू सा हुआ था उस 2010 में भी दिल्ली में ऑल इंडिया पारिक महासभा का 5 करोड़ की लागत का एक भवन बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। और उसमें किसी एक भी व्यक्ति के पास घर जाकर के रसीद नहीं काटी, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रेरित करके कैसे पैसे इकट्ठा किया जाए, इसका उदाहरण बेहतरीन वो है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया गुरु के रूप में आप इनको कैसे मान सकते हैं, वो ये है कि आप जब दैनिक भास्कर ने, देश का नहीं दुनिया का तीसरा बड़ा समाचार पत्र है, उसने अपनी एक मुख्य स्टोरी के रूप में छापा था। इन्होंने तय किया विप्रो फाउंडेशन के महामंत्री के रूप में काम करते हुए कि जो भी गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनकी जिंदगी में पढ़ाई का उजियारा नहीं है, उनको कैसे हम लोग करें। तो सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं हर दिन उन बच्चों की शिक्षा के लिए एक व्यक्ति को तैयार करूंगा।
और जब तक उस व्यक्ति को तैयार नहीं कर लूंगा, जब तक कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। 365 दिन का ये संकल्प लेकर के निकले और बिना किसी व्यक्ति के पास गए सोशल मीडिया के माध्यम से उनको प्रेरणा देकर के, उनके जीवन को प्रकाश ला करके, उनको लोगों को प्रेरित करके इन्होंने 12 महीने की विप्र शिक्षा निधि योजना चलाई और 365 दिन में 1,11,00,000 रुपए इन्होंने इकट्ठे किए। हर दिन एक व्यक्ति को तैयार करने के बावजूद भोजन करना, तो आप लगभग 365 दिन से डिवाइड करते हैं तो उसका एवरेज आता है लगभग 34,35 हजार रुपए पर डे सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा करके लोगों को इस तरह से तैयार कर देना कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनके लिए हम एजुकेशन की व्यवस्था कर सकें। तो मैं कह रहा हूं कि अभी भौतिक परिचय प्रियंका जी ने बहुत सारा दिया है, ऐसे बहुत सारे जीवन के मैं अनुभव बता सकता हूँ। सैकड़ों भवनों के निर्माण में सहयोग करना, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी कोई घटना घटती है, कहीं कोई बड़ी चीज होती है, आप पाते हैं कि उसके चंद सेकंड्स के बाद में इनकी पोस्ट पर आप उस चीज को देख लेंगे, उस व्यक्ति को देख लेंगे। ये सक्रियता, ये सरलपन, ये बहुत कम मिल पाता है, बहुत कम लोगों में हो पाता है। इनके व्यक्तित्व की यही विशेषता है कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं और उनको निभाया कैसे जाता है, इसको लेकर के इनका पूरा जीवन रहा है। बहुत सरल व्यक्तित्व है। हम सबका सौभाग्य कि जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं हेल्प इंडिया ऑनलाइन, उसके राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, महामंत्री होता है जो मुख्य सचिव होता है, उसी को किसी भी संस्था का नाक, आंख, कान, मस्तिष्क सब माना जाता है। बाकी सारे पद जो हैं वो बताने के लिए भर होते हैं, लेकिन यदि किसी संस्था के सचिव या महामंत्री की बात करें तो वही उस संस्था का वास्तविक इंद्रियां होती हैं। और यदि प्रशांत सर कह रहे थे आपकी इंद्रियां सक्रिय हैं, तो सक्रिय इंद्रियों के साथ में स्वस्थ शरीर से बहुत सारे काम हो सकते हैं। मैं ऐसे ही विप्रो फाउंडेशन के, हेल्प इंडिया ऑनलाइन के, अनेक सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे, चाहे वो मित्र भारत समाज संस्थान हो, चाहे वो ऑल इंडिया पारिक महासभा हो, चाहे अन्य बाकी सब चीजें हो, उन सब में सचिव की भूमिका इनको इसीलिए मिलती है कि इनके जैसा सक्रिय व्यक्ति दूसरा देखने में नहीं मिलेगा। मैं पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ, मेरे बड़े भाई के रूप में लंबे समय से 15 वर्षों से हम लोग सामाजिक क्षेत्र में साथ काम कर रहे हैं, मैं जोरदार स्वागत करता हूं और इन भावों के साथ में करता हूं कि यदि पवन सर को आप देखें तो मुस्कुराना ही जीवन के जिनका मूल मंत्र है, सदैव किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी हंसकर के चीजों को जीना, ये हमें जीना भी सिखाता है। ये इस कोरोना में हम सबको सीखना भी होगा। कभी भी उत्साह ना घटे, इसके प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपस्थित डॉक्टर पवन पारीक जी को मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आए और आज के सेशन को प्रारंभ करें। डॉक्टर पवन पारीक जी, ओवर टू रचना। धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, क्या उन्होंने आज पुणे आज उपस्थित होके और एक शानदार चाय की चर्चा का आगाज किया। और उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रश्मि सिंह जी को, विजय प्रधान जी को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका माने और विष्णु पारीक जी। आज आपने काफी कुछ, चूंकि मुझे खूब एक चीज का मैं समर्थक रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मैं जब रोज सुबह चाय की चर्चा पे बुलाता हूँ तो मैं खुद उनका एक भव्य परिचय जीवन में इसलिए आवश्यक है। मैं रोकता नहीं, मैं रोकता बीच में उन चीजों को हूँ कि बार बार जब व्यक्ति बोलने लगता है कि मैं जो भी हूँ वो इस कारण हूँ, जो भी हूँ उसके कारण हूँ, तो ये चीजें थोड़ी नाकारा गुजरती है। लेकिन एक परिचय जीवन में इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम जीवन में अन्य लोगों के लिए कुछ भी संगठन में किसी के भी बारे में बोलते हैं कि प्रशांत चतुर्वेदी जी क्या है, सही बोलने में हमारी सीमाएं कम पड़े, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि उन व्यक्तित्व का यदि हम जब भी कोई परिचय देते हैं तो आज उनका प्रशांत चतुर्वेदी का परिचय, जैसे प्रियंका जी ने कहा, तो प्रशांत चतुर्वेदी जी का परिचय यदि कोई दे सकता है तो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं दे सकता। लेकिन श्रोता हमेशा ध्यान से सुने उन व्यक्तित्व का, तो निश्चित रूप से आप लोगों को हृदय से मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं कि एक भव्य तरीके से आपने प्रेजेंट किया। अभी मेरे को 3 विषयों पे आज बोलना है। एक तो हमारा संगठन का जानकारी, एक सोशल मीडिया पे, और एक टाइम मैनेजमेंट पे। और मैं कोशिश करूंगा कि समय पे सारी बात मैं पूर्ण करूं। आप सबको विदित है कि हेल्प इंडिया का विधिवत जो संगठन है वो करीब 2 साल पहले सुव्यवस्थित रूप से आया। और जैसे ही आया उस समय मुझे 2 चीजों की जिम्मेवारी मूल कर दी गई। उस समय लगभग 3 से 4 महीना तक मैं
खुद उसका पूरा अध्ययन करता रहा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो थी वो हम लोगों ने सबसे पहले एक लीगल रूप से हम कैसे मजबूत हो, और डॉक्टर जगदीश जी के साथ में, गोवर्धन जी के साथ में, आनंद जी के साथ में मिलके और एक हमने बड़ा रूप देने का प्रयास किया कि इसको संगठन की योजनाओं को धरातल पे उतारें, लोग व्यवसायिक रूप से कैसे समृद्ध हो, हम लोग कैसे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को बनाएं। क्योंकि कोई भी संगठन या कोई भी चीज लाने के लिए धरातल पे समय चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा तब लगा जब ये समय से पूर्व मेरी नजर में सारी चीजें होती गई और बनती गई। और जैसे ही हम धरातल पे आकर कुछ करने लगे, उस समय कोविड का पीरियड आया, और एक जैसा पीरियड था वो सब आप लोगों को ज्ञात है। उस समय बहुत सी चीजें रुकी, जैसे मान लो कहीं पे भी हमको सामग्री भेजना हो, होम गैलरी का सामान भेजना हो, बहुत सी चीजों पे ब्रेक लगा। लेकिन हमने वर्चुअल जो सारा लिया, वो वर्चुअल मीटिंगें जो हमने की, मैं नमन करता हूँ आप सब जितने लोग आज इस पैनल पे बैठे हैं, उस समय आप सब लोगों ने एक अद्भुत सहयोग दिया। और उस सहयोग के कारण सामाजिक संगठन न केवल खड़ा हुआ, विष्णु जी मेरे साथ में 15 साल से है, और हम लोग, इनको पता है बहुत बेखूबी से कि हम लोग 10-10 साल, 12 साल में, चाहे ऑल इंडिया पारिक महासभा हो, चाहे गिपर फाउंडेशन हो, हम लोग भक्ति का सरस नहीं कर पाते। लेकिन एक मुसीबत, एक ऐसी घड़ी आई, उसको सही मायने में भी अवसर के रूप में भी कन्वर्ट करना मैं बोलूं तो किसी के भाव या समर्पण को आप छुपा नहीं सकते। और वही कारण रहा कि एक मजबूत संगठन हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्थान का आज इस राष्ट्र में उभर के आया, जिसमें ख्याति नाम शख्सियतें न केवल जुड़ी है, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा सामाजिक रूप से कार्य कर रही है। इस पीरियड में भी 3 से 4 प्रदेशों में कोई भूखा नहीं रहे अभियान सुव्यवस्थित रूप से पर दिन संचालित हो रहा है। और पिछले में मैं यदि बात करूं तो छोटे छोटे प्रयोग करके हमने पर डे छोटे छोटे प्रयोग करके कि मास्क कैसे बनते हैं, उनका वितरण कहाँ होना चाहिए, ले जाने के लिए कौन आएगा, तो वो मान लो 20-20 का टारगेट छोटा छोटा देके 7,43,000 मास्क ऑफिशियली प्रशासन को हमने दिए, लेटर बना के, लेटर देके और उनसे लेटर लेके। इस दरमियान बहुत सी चीजें पेंडिंग हुई। पेंडिंग होने के बाद में काफी लोग बोलने लगे कि हम, कोई बोला कि हमें मानव डिग्री का बोला गया था, कोई बोला लैपटॉप अचीवर का बोला गया था, कोई कह रहा है कि हमारी ट्रेनिंग होनी थी, डॉक्टर जगदीश जी न्यूरो साइंस और मेटा स्किल की ट्रेनिंग लेने वाले थे। बहुत सी चीजें पेंडिंग हो गई उस दौरान जो फिजिकल नहीं हो रही थी। विषम परिस्थितियों के बाद भी लोगों के मैसेज आते रहे कि हमको हमारा जो अवार्ड है वो मिलना चाहिए, हमको ये भेज दिया जाए, वो भेज दिया। और जैसे ही कोरोना खुला, लॉकडाउन पूरा खत्म हुआ और हमको लगा कि कोरोना अब चला गया, हमने हेवा हेवन रिसोर्ट में सभी सिटी हेड को आमंत्रित किया, और जो जो अचीवर थे 1050 सिटी हेड उन 3 चरणों में 23 से 26 जनवरी, 5 से 7 फरवरी और 11 से 13 फरवरी के दौरान 1050 टोटल अचीवरों ने उसमें हिस्सा लिया। और उस कार्यक्रम के दौरान न केवल उनको हिस्सा लिया, बल्कि डॉक्टर जगदीश जी के पारिक द्वारा प्रस्तावित न्यूरो साइंस और मेटा स्किल की ट्रेनिंग उनको दी गई। और उसके साथ ही संस्थान ने जितने उनके पेंडेंसी थी, जैसे लैपटॉप अचीवर है या न्यूरो साइंस मेटा स्किल के सर्टिफिकेट देना हो, और कई स्कीम के पेंडिंग अवार्ड हो, और उसके साथ में सबसे बड़ी जो चीज की गई कि वो थी जिसपे बहुत से सवाल थे लोगों के, मानद डॉक्टरेट की डिग्री, वो शायद 40 या 42 लोगों को जब दी गई, तो भारतीय संसद के द्वारा पारित एक यूनिवर्सिटी को और देने वाला हाईकोर्ट का जज जो बता रहा है कि हम किस नियम के तहत आपको मानद डॉक्टरेट डिग्री दे रहे हैं। 1050 लोग ही नहीं इन 3 चरणों में, बल्कि असंख्य विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद, 3 चांसलर और पूर्व राज्यपाल, जज और पद्मश्री, अनेकों समाज सेवी, नचिकेता गुरुकुल के होनहार विद्यार्थी, ये सारे उसमें शामिल हुए। और इन 3 चरणों के कार्यक्रम में हमने बहुत से एग्रीमेंट किए और घोषणाएं की।
उसमें प्रथम घोषणा पहले प्रतिवेदन में मेरी थी कि हम शीघ्र 10 राज्यों का सुव्यवस्थित संगठन का गठन कर लेंगे। और उसके बाद में जो घोषणाएं थी, वो घोषणा में जो हमने अनुबंध किए, एग्रीमेंट किए उस मंच पे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं बात करूं तो रिड्जी शिशु मॉडल का भी था, रोबोटिक्स का भी था, फैशन होम गैलरी का भी था, और प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके हिमाचल प्रदेश के साथ में, ब्रजेश जी के साथ में भी एग्रीमेंट था। और जिन जिन कोविड कार्य में जिन जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया था, उन लोगों को सुव्यवस्थित रूप से कार्यों का कई रूप देखा गया। किसी ने ट्रेनिंग दी, किसी ने लिखा, किसी ने फील्ड पे उतर के कार्य किया। तो हमने 2 कार्यक्रम की घोषणा की उस कार्यक्रम में, जयपुर रत्न और मित्र भारत अवार्ड, मानव मित्र अवार्ड। तो ये सारा चीज हमने घोषणा की, और उस घोषणा को इम्प्लीमेंट कैसे किया, समय कम था। ये 13 फरवरी को कार्यक्रम खत्म हुआ। 19 फरवरी को डॉक्टर प्रियंका माने, जगदीश जी और मैं हैदराबाद में पहुंच गए थे। और उस दौरान हमने एक तेलंगाना में शानदार मीटिंग की, जिसमें करीब करीब 300-350 लोग थे। लेकिन उसमें एक अंबार लगा घोषणाओं का। लोगों ने रीति नीति को पसंद किया, क्योंकि बहुत से लोग उसमें यहाँ आ रखे थे। और 500 DMIT सेंटर खोलने की और 500 होम गैलरी खोलने का उन्होंने अपना संकल्प दोहराया। और उसके बाद में मैं यदि बात करूं, मैं रात भी उस मीटिंग में उपस्थित था, जो उन्होंने वापिस संकल्प दोहराया है, एक रोड मैप बनाया है कि हम इतने समय के भीतर ये सारी चीजें कार्य पूरा कर लें। संगठन की चूंकि और गतिविधियां बढ़ानी थी, तेलंगाना के बाद में मैं कोलकाता गया। कोलकाता के बाद में दिल्ली और हरियाणा की यात्रा बलवीर शर्मा जी के साथ में हुई। उसके बाद में हम लोग, बलवीर शर्मा जी और मैं, एक साथ में रहते हुए, पंकज वर्मा जी भी साथ में थे। उत्तराखंड और हिमाचल की यात्रा हम लोगों ने संगठन के साथ में की। सब जगह मीटिंगें हुई। डॉक्टर जगदीश जी नागालैंड की यात्रा करके आए, सिक्किम पहुंचे। सिक्किम में और बलवीर जी, राजा सिंह जी, सुजय मोदक जी, पांडा जी, खूब लोग थे। और एक एग्रीकल्चर को लेके फिर एक नया एग्रीमेंट, जैविक खेती इस भारत में कैसे की जाए, सिक्किम सरकार के साथ कैसे मिलकर किया जाए। समय चलता गया, और इस दौरान हमने एक दुबई की यात्रा की। और दुबई की यात्रा यूं आवश्यक थी कि उस कार्यक्रम के दौरान 23 से 26 जनवरी को एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी अंतर्राष्ट्रीय विंग के साथ। उसमें बहुत से जन थे, उन्होंने अपने विचार रखे थे। और उसके बाद भी चूंकि चर्चा शशिकांत जी जैन जलगांव के मार्फत निरंतर चलती रही, और बहुत से एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय दुबई में खोलना और अन्य एग्रीमेंट जो वहां है, वो अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत से एग्रीमेंट करके, चूंकि वो धरातल पे उतारना काफी बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन जिस तरीके से कार्य चल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत जल्द होने वाला है। उसमें प्रथम चरण हमने पूरा कर लिया है। HIO देवचाकर एक कंपनी स्थापित कर ली है, और दुबई और भारत में कार्य करने के लिए हम लोगों ने वो कार्य पूर्ण कर लिया है। बाकी जो एग्रीमेंट जैसे जैसे होना है, उसमें समय लग सकता है। लेकिन हमने दूसरा चरण ये पूरा किया कि हमारी एक इच्छा थी कि दुबई यात्रा में बहुत से लोग हमारे साथ में रहे। तो हमने एक दुबई यात्रा का ऑफर भी निकाल दिया, ताकि जब मुख्यालय का विधिवत गठन हो, उस समय आप अनेकों लोग हमारे साथ में रहे और एक भव्य तरीके से कार्यक्रम। इसके बाद में हम लोगों ने न केवल ये करके, बल्कि एक DMIT को लेके, और विष्णु जी, प्रियंका जी, प्रवीण कुंडू जी, राकेश परी जी, कन्हैयालाल जी खेड़तल, श्याम सिंह जी, रश्मि सिंह जी, जो मेंबर है, उनको बुला के 2 दिवसीय यहाँ गहन मंथन किया गया कि हम DMIT प्रीमियम लॉन्चिंग कैसे करें। और उसका पूरा गहन मंथन के बाद में इन सभी लोगों की 2 साल की जो मेहनत थी, जिसको हमने पूर्णतः धरातल पे उतार दिया। मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज की तारीख में DMIT प्रीमियम जो मॉडल है, वो आत्मनिर्भर भारत की सबसे मुहिम का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है।
और उसमें जब ट्रेनिंग वक्त की होगी, उस ट्रेनिंग के बाद में हम उसको सर्टिफिकेट जो देंगे उसमें रिडजी सी शूट हो, DMIT हो, रिडजी किंडरगार्टन हो और या रोबोटिक्स हो, प्लस हम होम गैलरी में एजुकेशन के और रोबोटिक्स के बहुत से प्रोडक्ट उतारने वाले हैं। वो DMIT जो प्रीमियम मॉडल है वहां पे सेल किए जाएंगे। प्लस उनको स्कूल को कैसे कवर किया जाए, चाहे वो किंडरगार्टन को सेल करना हो, चाहे सी शूट को करना हो, चाहे रोबोटिक्स को करना हो, चाहे DMIT स्कूल के लिए लॉन्च करवाना हो, तो ये पूरी टीम आज अद्भुत कार्य कर रही है। और जहां तक मेरे पास में अभी वर्तमान में सूचना है कि करीब करीब हम लोग 8 स्टेट में, आप ये मान के चलिए कि 500 DMIT सेंटर आने वाले कुछ समय में हम आगामी 4 या 5 महीना में हम पूरे भारत में खोल देंगे। और इस साल होते होते वो संख्या, जैसे रात तेलंगाना में मुझे बताया गया, वो संख्या 1000 क्रॉस पूरे भारत में बड़े आराम से कर देंगे। ये एक टीम का मेहनत होता है, एक कार्यों का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। और उस दिशा में जितना इस संगठन ने एक शॉर्ट पीरियड में, बताऊं कि 19 फरवरी को यात्रा चालू करके कितना समय हुआ, फिर लॉकडाउन लगा, फिर हमने वर्चुअल मीटिंग को सहारा लिया। और इस वर्चुअल मीटिंग में न केवल हमने सहारा लिया, बल्कि इससे पूर्व एक आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो लीगल की जो हम बात करें, लीगली हमने डॉक्यूमेंट पूरे राजस्थान सरकार को सबमिट किए। और हम लोगों ने ये बोला कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ और वेलनेस के लिए कार्य कर रहे हैं। और वो जब हमने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट किया तो आप सब लोगों को ये बड़ी जानकर हर्ष होगी कि उनके आधार पर पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को वो डॉक्यूमेंट भेजे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे 100 करोड़ के टर्नओवर पे इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया, टैक्स मुक्त कर दिया गया है। और हमको कोई भी निविदा राजस्थान सरकार में हम लगाई प्रिवेंटिव हेल्थ और उसके लिए, तो उसमें हमको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा सर्टिफिकेट हमने आपको ग्रुप के मार्फत सभी जगह पे हम लोगों ने भेज दिया है। तो ये इतने कम समय में पॉसिबल नहीं था। जैसे ही हमको फिर रोका प्रकृति ने, फिर कोविड का दौरान कार्यक्रम चला, लॉकडाउन लगा, स्थितियां विषम हुई, हमने वर्चुअल मीटिंगों का सहारा लिया। और वो वर्चुअल मीटिंग 1-2 तरीके की नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट होम गैलरी के साथ मीटिंग अलग चल रही है, होम गैलरियों के साथ अलग चल रही है, मास्टर स्ट्रोक बलवीर जी के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम अलग चल रहा है। उसमें मनोज चौहान जी, दीक्षा जी, श्याम सिंह जी, राजा सिंह जी, हरप्रीत जी बहुत बढ़िया तरीके से संचालित कर रहे हैं। कल हम लोग 1 मिनट भी मान लो कोई 7 बजने से 6 बजने से विलंब हो तो कल हमारे होस्ट ही उसमें पेंडिंग रह गए थे, श्याम सिंह जी बाहर ही रह गए थे। तो पूरा 7 बजे लोग हो जाता है। चाय की चर्चा पे विजय प्रधान जी, आसिफ मोहंती जी जो मेहनत कर रहे हैं, उसको हमने पूरे राष्ट्र के लिए धरातल पे उतारा। उसके बाद में लीवर क्लींजिंग का प्रोग्राम अलग चल रहा है, रोज को तेलंगाना की मीटिंग अलग चल रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग स्टेट वाइज बलवीर जी ने सारे स्टेटों की मीटिंग ले ली है। एक जोनल की मीटिंग है जो पर डे 12 साढ़े 12 बजे होते हैं। सारे जोनल बैठ के पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, वो इतना भव्य तरीके से हो रहा है कि आज हमने हमारा पूरा स्वरूप, पूरा रूप, जहां जहां कुछ कुछ खामियां लगे, हेल्थ में ये खामी है, प्रोडक्ट विंग में ये खामी है, सारी राय सलाह जो जो जहां जहां से आई हमको वर्चुअल मीटिंग से, वो सारा सबमिट करके और एक भव्य तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च कैसे हो, MD क्लब का लॉन्चिंग कैसे हो, हेल्थ विंग का कैसे लॉन्चिंग हो, एक एक चीज पे 7-7 8-8 मीटिंगें करके जोनल और अपनी अपनी राय देके और बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हमारे लिए सहायक है। और इसी कड़ी में, इसी दिशा में रिडजी एजुकेशन विंग और DMIT विंग के रीजनल जो कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन है, उनका मीटिंग लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में जो जोनल कोऑर्डिनेटर हमने स्टेट वाइज बनाए हैं, सारे स्टेटों के नियुक्त हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग चल रही है। और सबकी ट्रेनिंग है, आज भी 3 बजे जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग नियमित रूप से चलती रहेगी। और कल वो ट्रेनिंग का रूप और विशाल का ही होना है, क्योंकि DMIT प्रीमियम सेंटर को हम वो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो ये मैंने प्रयास किया कि संगठन को शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं। उसके अलावा हमारा जो विजन है कि वाकई किस तरीके से हम लोग और बेहतरीन करें,
तो पुनः प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए जिन लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया, प्रशांत चतुर्वेदी जी रोज आपको चुटकी में एक खुराक देके जाते हैं, और बड़ा कार्य करने के लिए, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए उसके अलावा भी कई अभियान इस संगठन में संचालित हो रहे हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ को, एजुकेशन को लेके कौन से प्रोडक्ट हम इस राष्ट्र के लिए उतारे, और आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर आपको उसका परिणाम बहुत जल्द नजर आने वाला है। विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन हौसले और हिम्मत के कहीं कोई कमी नहीं आ रही, कहीं कोई आड़े नहीं आ रहा है। डॉक्टर सुदर्शन राव जी ने एक बहुत बड़ा काम इस संगठन का एजुकेशन विंग को देख के पूरा का पूरा संभाल के किया, और इसी कड़ी में जितने हमारे रीजनल और जोनल जो भी हेड है वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। प्रियंका माने जी को मैं विशेष आभार दूंगा कि उन्होंने हर स्थिति में आके ट्रेनिंग वो लेना, सेशन का समराइज करना और सब जगह अपना आप को प्रेजेंट करना। विष्णु जी ने एक बेखूबी एक विंग का कार्य बेहतरीन समझाया। श्याम सिंह जी पूर्णतः फ्री हूँ इस व्यक्तित्व से कि उन्होंने वाकई एक प्रोडक्ट विंग को बेहतरीन कार्य कैसे किया जाता है उसका उन्होंने नमूना पेश किया। रश्मि जी जो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, किस समय उपस्थित होना चाहिए, सारे कार्य सभी लोग मिलके और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। राजा सिंह जी ने एक कमान संभाल रखी है, बलवीर शर्मा जी ने दूसरी कमान संभाल रखी है, और संगठन इसी को कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 50 विभिन्न विद्याओं के लोगों का समूह जब बनता है उसी का नाम संगठन होता है, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे कार्यों को देख के, हमारी चीजों को देख के पीयूष सक्सेना जी आज इस वक्तित्व होते हुए फिर ऊंचाई की चर्चा पे आवे। लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग वो तो किया सो किया। अभी एक भारत सरकार के साथ में उनका मीट था परसों, और उसमें मुझे अवसर मिला उनके साथ में बैठने का 2 घंटा। तो एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उनके बड़े उदाहरण, और उन्होंने भी इस बात से सहमति विशेष रूप से दी कि संगठनात्मक ढांचे को कैसे खड़ा किया जाए। जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें मैं आपको ये जिम्मेवारी दे रहा हूँ, तो जिम्मेवारियां तो विष्णु जी को पता है कि पहले ही खूब है, ईश्वर एक ताकत दे रहा है, आप सब लोगों का सहयोग होना ही जिम्मेवारी का निर्वहन करना होता है। ये मेरा संगठन की चर्चा का विषय संभवतः नियत समय से पूर्व संपन्न हुआ, और मैं अभी एक छोटी सी चीज का जिनका विष्णु जी ने भी, प्रियंका ने भी खूब शानदार तरीके से जिक्र किया, सोशल मीडिया के प्रयोग का। अब मैं दूसरे चरण पे उस पे आता हूँ, और मैं छोटा सा प्रयोग करने के लिए आपको कहूंगा, लेकिन उससे पहले हमको समझना जरूरी होता है कि सोशल मीडिया होता क्या है। सोशल मीडिया वाकई वर्चुअल वर्ल्ड है, उसका सकारात्मक प्रयोग यदि कोई भी व्यक्ति करे तो मुझे लगता है कि वो सकारात्मक प्रयोग में संस्था, समूह, समाज, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी गतिविधियों को बेहतरीन तरीके से संचालित कर सकता है। हम एक कार्यक्रम विष्णु जी का यदि सुनने बैठे तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 500, 1000, 2000 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उसको कुछ ही समय में हमको भेजना हो तो उससे द्रुत गति कुछ नहीं होती है। वो व्यक्ति लाखों व्यक्तियों तक हम पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, और सकारात्मक प्रयोग से हम लोग न केवल सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं, न केवल शिक्षा के नए आयाम छू सकते हैं, न केवल मनोरंजन कर सकते हैं, बल्कि बहुत से भारत में ऐसी मुहिम चली, और उस मुहिम के कारण राजनीतिक बदलाव बड़े स्तर पे हुए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इंडिया करप्शन मुहिम चली उसमें पूरा भारत जुड़ा। उसमें कोई व्यक्ति मैदान में नहीं उतरा था, बल्कि एक सोशल मीडिया ने अथाह प्रयोग किया, अथाह प्रयास किया। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी ने खूब सोशल मीडिया का प्रयोग किया और वर्तमान में भी कर रहे हैं। उसके कारण भारत का निश्चित रूप से नाम भी बढ़ा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत से लोग हैं, हमारे लीगल विंग के जो चेयरमैन है गोवर्धन सिंह जी, वो सोशल मीडिया का जो प्रयोग करते हैं, विष्णु पारिक जी जो प्रयोग करते हैं, वो प्रयोगों से हजारों लाखों व्यक्तियों तक न केवल सूचना पहुंच रही है, बल्कि कई गोवर्धन सिंह जी के ऐसे प्रयोग हैं जो जन आंदोलन में घर बैठे कन्वर्ट हो गए हैं, सरकारों को झुकना पड़ता है। और आप सकारात्मक प्रयोग, आप एक रूप और एक कोई चीज को तय करते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। विष्णु जी ने खूब बताया कि भाई विष्णु जी खुद एक कंटेंट लिखते हैं, खुद वीडियो पोस्ट करते हैं,
और हजारों लाखों की संख्या में लोगों को शेयर करते हैं, लोगों को भावना पहुंचाते हैं। और एक संस्कार उदय जैसा एक प्रकल्प था, उन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत संचालित बहुत बेहतरीन तरीके से उसका किया। फिजिकली वो काफी अच्छा था, लेकिन सोशल मीडिया से लाखों व्यक्तियों तक उन्होंने पहुंचाई। माइनस पॉइंट भी बहुत होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माइनस पॉइंट, आपकी प्राइवेसी सबसे पहले भंग होती है, साइबर अपराध आपके बढ़ रहे हैं, जानकारी जो हम दे रहे हैं उसका रूप भी बदला जा सकता है, जन आंदोलन भी खड़े किए जा सकते हैं, ये आंदोलन वो आंदोलन, सरकारों को कई बार बंद करना भी पड़ता है। लेकिन आप प्रयोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये हो कि आपकी प्राइवेसी भंग हो कि क्या भंग हो, आप क्या प्रयोग कर रहे हो। प्रयोग आप जो कर रहे हो उस पे सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि हम लोग सोशल मीडिया का प्रयोग किस तरीके से करें। मैंने सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए, उस समय की बात है जब फेसबुक स्टार्टिंग हुआ था, और कई लोग गवाह है इस चीज के, मैं विष्णु जी का इनका खूब साथ लेता था। और हमने जब वो प्रयोग चालू किया तो उस समय ईमेल आईडी फेसबुक पे आती थी और उसका फोन नंबर भी आ जाता था, दोनों भरने पूर्व में जरूरी होता। मैंने वो ईमेल आईडी के मार्फत लोगों को मेल भेजना है और उसके बाद में उनको कॉल करना है कि आप हमारे समाज से जुड़ो, समाज से जुड़ो। और जुड़ते जुड़ते एक ऐसा जन आंदोलन हुआ कि एक कम्युनिटी के करीब करीब 50 से 60 भवन पिछले 8 से 10 साल में बने, उनके लिए जन सहयोग इकट्ठा करना हो या और फिर शिक्षा निधि का प्रकल्प विष्णु जी ने बताया, तो उसमें भी और बेहतरीन कार्य करते करते जो भास्कर में छपा, तो विपर फाउंडेशन को राज्य सरकार ने बुला भी लिया। और यहीं पे शिप्रा पथ पे मैं बात करूं, जहां अपना मुख्यालय का ऑफिस है, तो लगभग उसके सामने ही करोड़ों रुपए की लैंड बहुत कम रुपए में हम लोगों को दी, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 मंजिला भवन करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला। तो ये बहुत कम समय में हुआ, बहुत कम समय के भीतर। तो ये केवल सोशल मीडिया का प्रयोग होता है, अन्यथा आदमी रसीद लेके जाए, चंदा लेके जाए तो संभव नहीं होता है। इस तरीके से सोशल मीडिया का हम अभी वर्तमान में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक बेहतरीन कार्य चाय की चर्चा पे उड़ीसा टीम जो कर रही थी, लिवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग, जानकारी का अभाव है, लोगों को पता नहीं है कि आज 10 लाख रुपए में जो लिवर ठीक नहीं होता, राहत भी नहीं मिलती, और 10 नहीं 10-20 लाख रुपए तक लिवर ट्रांसलेट का ले लो या लिवर ठीक कराने के नाम पे ले लो, पैसा लग जाता है। किडनी क्रिटिकल पोजीशन ठीक नहीं होती, मुझे पता है, लेकिन लाखों रुपए का खर्च आता है, आम आदमी कैसे वहन। और मैं यदि बात करूं किडनी क्लींजिंग की, तो वो मुश्किल से 8 रुपए में हो जाए, और मैं यदि बात करूं लिवर क्लींजिंग की, तो 150 रुपए से कम में हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति को वो करानी चाहिए। ये जानकारी कौन देगा। मैं रात फिर एक ओडिशा की मीटिंग में गया तेलंगाना के बाद, और वहां पे एक 91 किलो की एक जो लेडी हुआ करती थी, टीचर थी, उसने अपने जो अनुभव बताए, संभवतः वो जीवन में पहली बार कोई वर्चुअल मीटिंग में आया है, उसने जो अनुभव बताए तो यूं लग रहा था जैसे आंख में पानी आ रहा है। मतलब कितना भावपूर्ण होके उन्होंने अपने अनुभव बताए, उसका कितना वेट लॉस हुआ, उससे कितने ठीक हुए, उसने कितने ठीक करवा दिए लोगों को एक असाध्य बीमारी से। पैनल पे होगी अभी मंजुलता जी, पूरा परिवार असाध्य बीमारी से था, उन्होंने जब अनुभव बताए पूरा परिवार को उन्होंने कैसे ठीक किया, आज वो कैसे मानवता की सेवा कर रहे। तो ये सेवा के बहुत बड़े रूप है। आप इसमें सोशल मीडिया का यदि सहारा लेते हो तो मुझे लग रहा है कि आप बात को लाखों वक्तों तक पहुंचा सकते हो, और ये बहुत ही सरल है। और इस सरलता का सबसे बड़ा नमूना ये होता है कि मैंने मान लो एक विजय जी ने कुछ दिन पहले भेजा था मेरे को टेस्ट इमेज, मैंने उसको बहुत सी जगह पे शेयर किया, बहुत सी जगह शेयर किया, तो कुछ दिनों में ही ऐसा होने लगा कि सारे लोग वो प्रोडक्ट मेरे से ही मांगने लगे कि आप हमको ये उपलब्ध कराओ। अंततः हमको होम डिलीवरी में उनको नो लॉस नो प्रॉफिट पे उतारना भी पड़ा, क्योंकि हम बोलते हैं कि 150 रुपए में इलाज होना चाहिए, तो उसको उतारना भी उतने रुपए का पड़ेगा। और कितना बेहतरीन तरीके से कितने लोगों को फायदा हो। रात पैनल पे खूब लोगों ने विचार रखे, मैंने कईयों के तो बहुत गहराई से सुना
कैसे कैसे असाध्य रोग, उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, और वो यदि आपका 13 रुपए में ठीक हो रहा है, वो यदि आपका 150 रुपए में ठीक हो रहा है, तो उसका प्रिवेंटिव हेल्थ का कोर्स हम यदि सोशल मीडिया के मार्फत अपनाए तो मुझे लग रहा है कि इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा। चाय की चर्चा चूंकि उड़ीसा का प्लेटफॉर्म था और उड़ीसा के ज्यादा लोग रहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी हमारा मुख्यालय सोशल मीडिया वर्क के लिए कंप्लीट खुला है। मनोज चौहान जी और दीक्षा यादवेंद्र जी की टीम पूरी उस पे मेहनत कर रही है। आपको यदि कोई इस तरह की सामग्री बनाना हो, निर्मित करना हो, तैयार करना हो, और कल मेरे को पीयूष सक्सेना जी भी मांग रहे थे यहाँ उड़ीसा करने में जो जो कार्य किया, वो वहां से आप तैयार करवाएं। और सोशल मीडिया पे बस एक चीज का हमेशा ख्याल रखें, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि हम लोग प्रयोग खूब करते हैं और उस प्रयोग में भ्रामक जानकारियां फैलाने का काम ज्यादा वो खुद ही करते हैं। और मैं आग्रह ये करूंगा कि हम लोग केवल और केवल सकारात्मक प्रयोग करें, पॉजिटिव भाव लाए, राष्ट्र के प्रति उसमें समर्पण रखें, संगठन के प्रति समर्पण रखें, अपनी बात को और आगे बढ़ाए। और एक छोटा सा प्रयोग है, मैं रश्मि जी को कहूंगा, मैंने आज उनको एक छोटा सा मैसेज भेजा था। आपकी जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि 98% लोग फेसबुक का बेखूबी यूज करते हैं, कई लिंक्डइन का यूज करते हैं, कई, मैं केवल फेसबुक पे ही आज सोशल मीडिया चला रहा हूँ, व्हाट्सएप का पेज चला, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग हम लोग एक करें। और वो छोटा सा प्रयोग ये है कि हम जो रश्मि जी आप एक वो स्क्रीन को शेयर करें। आप सब लोगों के जन्मदिन जो है, वो जन्मदिन सभी लोगों के फेसबुक पे रोज 10 से 15 लोगों का जन्मदिन आता है। और उस जन्मदिन पे हम लोग क्या करते हैं, उनको एक लिख के भेजते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। हो सकता है नए करें तो हम करना चालू कर दें। रश्मि जी जन्मदिन का मैसेज जो है वो आप केवल शेयर करें, जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। यस सर, यस सर। मान लो आज आपके किसी का भी जन्मदिन है, फेसबुक आपको नोटिफिकेशन तक भेजता है, नहीं भेजता है तो आप जन्मदिन खोजे, और जहां पे भी आपको पोस्ट दिखे किसी भी जन्मदिन है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उस यूज करने के तरीके में यदि मान लो उस जन्मदिन की लाइन के नीचे आपने जन्मदिन की शुभकामना के नीचे www.helpindiaonline.in वो यदि डाल दिया, तो आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि उसके मार्फत आपकी संस्थान की वेबसाइट सारे लोग यदि प्रयोग करने लग जाते हैं, सभी लोग यदि प्रयोग करने लग जाए इस चीज का, तो क्या होगा। ये एक मैसेज मैंने भेजा था रश्मि जी को। और रश्मि जी आप helpindia.online जो है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, और शायद वो पहले उनसे क्लिक हो भी गया होगा। मैसेज जैसे ही आप भेजते हो, अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख के आपकी वेबसाइट खुलती है, और वो जैसे ही आपका खुल जाता है, खुलने के बाद में ऑटोमेटिकली नए चाहते हुए भी 10% व्यक्तियों को जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस तरह की खुलने के बाद में वो ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाते हैं। उनको जन्मदिन के दिन समय नहीं हो तो आगे पढ़ने लग जाते हैं। और आपको उसमें नए केवल एक आपकी संस्थान का प्रचार आप कर रहे हो, अच्छी गतिविधियों को लोगों तक पहुंचा रहे हो, बल्कि आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपके व्यापार में भी बहुत बड़ी सहायक बन सकती है। और मैंने जितने लोग एक्टिव सिटी हेड एंड अबाउ जितने लोगों का जो वेब पेज और जो फेसबुक पेज जो हमने यहाँ निर्मित किए हैं, उनमें हमने जो आपको ये लिंक भेजना है, भेजते ही सीधा हेल्प इंडिया की आधा पेज की जानकारी, और उसके बाद में सीधा ये होगा कि आप कोड वो क्या हो परिचय होगा। जब व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा तो हो सकता है वो आपकी आईडी में कन्वर्ट भी हो जाए, अन्यथा आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, अथवा ई गवर्नेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत सी चीजें सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रयोग में ये छोटा सा प्रयोग है कि आप रोज जन्मदिन की शुभकामना भेजते हो, उसके साथ में केवल छोटा सा आप प्रयोग करें www.helpindiaonline.in
बस इतना सा आपको लिख के रोज भेजना है। उसके बाद में ये छोटे से जो चमत्कार होता है, प्रशांत जी की तरह चुटकी वाला जो चमत्कार है, वो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सी चीजों को चेंज कर सकता है। ये मेरा दूसरा चैप्टर पूरा हुआ सोशल मीडिया के विषय में, और तीसरी चैप्टर था टाइम मैनेजमेंट की बात। समय मैनेजमेंट तो अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से होता है। समय का प्रबंधन आसानी से यदि किसी व्यक्ति को सीखना है तो वो प्रकृति है। हम लोग प्रकृति से ही समय का मैनेजमेंट सीख सकते हैं। बाकी प्रकृति के अलावा कोई आज आप कोई चीज ले लो, ऋतुएं ले लो, काल चक्र ले लो, सूर्य का उगना ले लो, दिन रात ले लो, उसका प्रबंधन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से प्रबंधन होता है। और जब अनियमितताएं होती है उस प्रबंधन में, या अनियमितता कोई करता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, उसका नमूना हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं। प्रकृति का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको यदि हम न पालन करें तो प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखा भी देती है ये मैनेजमेंट कैसे होता है। मैं टाइम मैनेजमेंट में बस इतना ही बोल रहा हूँ कि आपको कोई चीज हो, समय जो है वो सबसे जीवन का महत्वपूर्ण है। खोया हुआ धन आ सकता है, खोई हुई विद्या आ सकती है, लेकिन आपका समय वापस कभी नहीं आएगा। और समय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी लक्ष्य का आप यदि नियोजन करते हो कि मुझे इस लक्ष्य पे पहुंचना है, तो निर्धारित समय पे उसको करने का पूर्ण आप करेंगे, तभी वो लक्ष्य निश्चित रूप से पहुंचेगा। जीवन का क्षण कोई सामान्य नहीं होता है, और जिसमें समय की परख है, मुझे लग रहा है वही व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत से व्यक्तियों ने बहुत कुछ खोया है। उनके उदाहरण देकर लंबा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयोग इसमें भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। क्या जीवन में मेरे जीवन में 22 साल से खुद ने, बल्कि ज्यादा शायद हो गया होगा, लेकिन मेरे पिताजी ने एक बात मुझे बोली थी। उस समय शायद मेरे को बहुत कम, मुझे याद नहीं है, लेकिन 20 या 30 रुपए थे और सब्जी लाने के लिए भेजा होगा। उन्होंने कहा किस किस चीज के क्या क्या लगे हैं, मैंने कहा याद नहीं। तो उन्होंने बैठ कर एक आराम से जो चीज सिखाई, वो खुद एक टाइम मैनेजमेंट में एक मेरे नजर में सुपर हीरो थे। आज भी जो उनकी डायरियां मिली, वो एक अद्भुत डायरियां, जिनमें समय का प्रबंधन व्यक्ति कैसे करे और नियत समय पे जाके उसको कैसे पूरा करे। मैंने मेरे जीवन में उसके बाद में, उस घटना के बाद में आज 22 साल मुझे अच्छे से याद है, मैंने कभी भी आज तक कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें मैंने डायरी में प्राथमिक कार्य को पहले लिखा, और प्राथमिक कार्य पहले लिखने के बाद में दिन में उसको 2 से 3 बार रीड किया है, चाहे किसी से व्यक्ति से मिलना। मैंने मेरे जीवन में ये किया है कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि यदि 7 बजे का समय है इस साई की चर्चा पे, तो मैं 7 बजे जुड़ जाता हूँ। किसी को फोन करना है तो मैं फोन कर लेता हूँ। मैंने मेरे जीवन में उसके बाद ये भी किया है कि मैं यदि कहीं 5 मिनट विलम्ब से पहुंच रहा हूँ तो उस व्यक्ति को मैं जरूर फोन करता हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। ये जीवन में छोटे से प्रयोग है, और उन प्रयोगों को जब आप कर रहे हो, मैंने जो डायरी की बात बोली, आप डायरी में आप रोज नोट करते हो, शाम को जब आप पढ़ते हो तो अपने आप में एक वो आत्म मंथन कि आपसे आज कहाँ त्रुटि हुई, कहाँ गलती हुई, पिच जो आपने तैयार किया, कल मुझे क्या क्या कार्य करने हैं, कितने लोगों से मिलना है, किससे क्या बात करनी है। उसमें बहुत से अनचाही चीजें भी घुसती है, लेकिन यदि आपने वो चीजें यदि नोट कर रखी है तो अनचाही चीजें नहीं होती, कभी भी नहीं होती। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, जो लोग देखते हैं, मुझे कभी किसी ने व्यापार करते हुए नहीं देखा है। पिछले 15 साल से मैं SBI का इंडिया टॉपर हूँ, लेकिन मेरे को किसी ने भी ये बात करते हुए नहीं देखा है। मेरे पास कोई ऐसा फोन नहीं आता कि मेरी रिन्यूअल जमा नहीं हुई है, मेरा फंड वैल्यू क्या है, मेरा ये क्या है। ये धीरे 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 हम मैनेजमेंट में यदि लाकर उस शिखर तक छुए, विषय लंबा हो सकता है, लेकिन यदि उस शिखर को छुए
तो आपका हर चीज में टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, सुव्यवस्थित संचालन हो सकता है। और कोई भी संचालन बेहतरीन आपको करना, उसमें समय की उपयोगिता जिस व्यक्ति ने भी नहीं समझी, जिसने समय को मतलब बहुत बारीकी से नहीं लिया, वो बहुमूल्य समय आप अवसर की जगह भूत में खो देते हैं, वो आपका भूतकाल बन जाता है। और उसमें भूतकाल के बाद में केवल और केवल जीवन में पछतावा रहता है। मैं यदि मेरी बात करूं, मेरे डायरी का जो मैंने जिक्र किया आपको, कोई दिन ऐसा नहीं होगा, किसी तारीख को आप देखेंगे कि ये कार्य मुझे करना है, ऐसे कार्य करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको वो सारी चीजें नोटेड रहेगी। चाहे वो मैंने किसी व्यक्ति से दिसंबर में आने का वायदा यदि कर लिया है, तो वो आज ही वो दिसंबर में नोट होगा। एक छोटा सा समय प्रबंधन का आप भी कोशिश करें, और उसके लिए मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि डायरी आप एक खुद अपनाएं। उसमें चाहे आपका 2 रुपए का खर्च भी हो, वो भी लिखें, किससे कब मिलना है, क्या करना है, उसका भी प्रबंधन करें। और उससे बहुत बड़ी चीजें आप हासिल कर सकते हो, और तब हासिल करोगे जब शाम को उसको पढ़ोगे और वापिस अगले दिन का कार्यक्रम आप बनाओगे। धन्यवाद। शायद आज भी मुझे जितना नियत समय था उससे पूर्व विजय जी मैंने प्रयास किया है कि मैं आज इस बात को, तीनों सब्जेक्ट को आपके बीच में रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। Thank you so much, sir. Thanks a lot. एंड एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं करूंगी मैं, लाइट चली गई है और बारिश हो रही है यहाँ पे, तो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। लाइट तो हमारे यहाँ भी चली गई है, और बारिश हमारे यहाँ पे भी हो रही। हम भी जयपुर रह रहे हैं, लेकिन ये भी एक प्रबंधन का विषय है जो हम करके बैठे थे। सर एक्चुअली लैपटॉप से कनेक्ट हो इसलिए। सो थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली आपने हर एक चीजों को बहुत ही लाइन अप करके, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। अगर आपने कंप्लीट कर ही दिया है तो शायद मैं बोलने के लिए भी नहीं रह जाती हूँ। बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आज एक्चुअल में सोशल मीडिया को सही यूज क्या है और उसको कैसे यूज में लेना है, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए सभी सदस्य इस चीजों को भी बिल्कुल भी अपने डेली लाइफ में उतार लेंगे कि कैसे हमें अपने सोशल मीडिया, क्योंकि फेसबुक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान यूज कर रहा है, जिसको फोन चलाना भी नहीं आता है बट फिर भी वो यूज कर रहा है। व्हाट्सएप ऐसी चीज है कि शायद कभी फोन को ऑपरेट, उसके अंदर के सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या फंक्शन है, ये हमें पता नहीं होगा, लेकिन हमें व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना आता है। लेकिन उसका सही प्रयोग कैसे करना है, उसको सही तरीके से कैसे यूज में लेना है, ये आज आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है आज से ही सभी जितने मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज से सभी यहाँ से जाने के बाद में अपना अपना फेसबुक जरूर फिल्टर करने वाले हैं और उसमें फेसबुक को अच्छी तरीके से उसे लाइन अप करने वाले हैं। और जैसा सर ने बताया, जो हम बर्थडे विश करते हैं तो उस बर्थडे विश में हमें नीचे शायद से कुछ लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट टाइम पे सर का जनवरी में एक सेशन था जिसमें सर ने सोशल मीडिया पे लिया था, और उस सोशल मीडिया में सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था दोस्तों कि अगर हम किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो कैसे आप अपनी हेल्प इंडिया ऑनलाइन का जो लिंक है उस पे उसको अटैच करके आप उस पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे आप किसी को कमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपना हेल्प इंडिया ऑनलाइन का जो लिंक है वो आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। और ये शायद से मनीषा जी ने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया था। उनका जितने भी कमेंट होते हैं या कोई भी पोस्ट होता है उसमें नीचे हेल्प इंडिया ऑनलाइन के लिंक कंपलसरी अटैच होता है। और डॉक्टर सांबा सर अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में भी होता है, बलवीर सर वो भी यही करते हैं। सो यहाँ पे बैठे हुए जितने सदस्य हैं मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग जैसे बर्थडे विश करते हो या किसी को बर्थडे विश भी नॉर्मल कमेंट भी करते हो ना, नाइस, ग्रेट और ये सब हम करते हैं, एक छोटा सा लिंक अगर आपने उनको शेयर किया अटैच करके तो लोगों में क्या क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, उस लिंक पे जाएंगे तो हमारा पेज डेफिनेटली वो ओपन करेंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है आज के बाद में एफबी पे अगर मुझे कमेंट या एफबी पे पवन सर की इवन पोस्ट पे भी
कमेंट आने वाला है ना, तो यही आएगा कि उनका ऊपर कमेंट होगा और नीचे लिखा होगा हेल्प इंडिया ऑनलाइन का लिंक। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट हमें ये चीज वापस से अवेयर करने के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें अवेयर होना और इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। और मैं अभी चाहूंगी कि समय को देखते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। पवन सर, अगर आपकी परमिशन होगी तो क्या हम आगे सेशन को समराइज की तरफ लेके जाएं, या फिर अगर आप किसी के क्वेश्चन लेना चाहते हैं। सर आप म्यूट हैं, सर आप म्यूट हैं, सो सॉरी। मैं कहता सर हूँ, आप मैं तो म्यूट। आज तो कम से कम समय प्रबंधन की बात करूंगा, सेशन समय की ओर है, तो आज तो बिल्कुल कृपया सर। किसी बिल्कुल भी न ले और सेशन समराइज की तरफ बढ़े आज तो कम से कम। बाकी तो कल से जो आपकी इच्छा होगी, दीपेश जी की जो इच्छा होगी। इसीलिए सर और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए मैं भी चाह रही थी कि आज हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो बिल्कुल हमें ना प्रॉपर तरीके से इसको टाइम पे ही खत्म करना चाहिए। और दोस्तों सर ने बहुत आज वैसे भी सर हमेशा बोलते आए हैं कि टाइम मैनेजमेंट, समय पे आना और समय पे जाना। सो मुझे लगता है इस समय एक ऐसा होता है, एक बार अगर आके चला गया ना तो वापस से हम उसे पकड़ नहीं सकते। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स जुड़े हुए हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो सेशन होता है हमारा, उस सेशन में आप लोग 5 मिनट पहले ही आ जाया करिए, क्योंकि मैं अभी वापस से सेशन को 15 मिनट पहले चालू करना स्टार्ट कर रही हूँ कि कल से सेशन 15 मिनट पहले चालू हो जाएगा, ताकि 7 बजे हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। और जैसा आज हमने एक नया लेसन सीखा है टाइम मैनेजमेंट को, उसको हम कल से ही क्या आज से ही अपनी लाइफ में फॉलो कर सके। सो दोस्तों समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रेडी, अपने समय का सही यूटिलाइज करिए। तो इस सेशन को समराइज करने के लिए मैं यहाँ पे विष्णु पारिक सर को बुलाना चाहूंगी। अगर विष्णु सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विष्णु सर मैं चाहूंगी कि आज इस सेशन को आप यहाँ पे आके इस पूरे सेशन को समराइज करें, क्योंकि आज का जो सेशन था पवन सर का, उसको समराइज करने के लिए मैं आपको ही इनवाइट करूंगी। सो विष्णु सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप हमारे साथ में हैं। थैंक यू। आज थोड़ी नेटवर्क का इश्यू है तो मुझे बता दीजिए, आवाज तो आ रही है? सर प्रॉपर क्लियर वॉइस है सर। चलिए, थैंक यू। रश्मि जी, आपने कहा कि इसको समराइज करना है, तो मुझे लगता है कि यदि एक बार गीता पढ़ दी गई है भगवान के द्वारा, तो इसके इंटरप्रिटेशन भले किए जा सकते हैं, उसको समराइज करना मुश्किल काम होता है। जिस समय प्रबंधन की बात हुई, जिस तरह से सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात हुई, तो उसके मामले में आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट और समय प्रबंधन के मामले में हम सबके मध्य उपलब्ध लोगों से आपने एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को सुना है। और उसके बाद में फिर बहुत कुछ बोलने को बच नहीं जाता है, बहुत कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि जितना इन्होंने बताया, इनकी कई बातें जैसे मैंने कही कि एक तो समय पर पहुंचना, क्या करना है, किन से मिलना है, उसकी पूरी योजना पहले से बना करके रखना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कैसे कनेक्टिविटी को कंटिन्यू करना है, ये सीखना, ये बहुत कुछ इन्होंने सिखाया है। और जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक है, जितने लोग यहाँ इस मॉर्निंग में चाय की चर्चा पे बैठे हुए लोग हैं, आप 7 बजे आए तो इसका मतलब ये तय है कि ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से पहुंचे, क्योंकि सुबह सुबह नींद को छोड़ करके यहाँ पर इस मीटिंग में आना, दिन में तो भले ही आप हो सकता है कि किसी लाज मुलाजे में भी आ जाए, लेकिन इस समय यदि आप आकर के बैठे तो इतना तय है कि यू आर द कंसर्न पीपल, आप तय है कि आपको यहाँ आना ही था, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। और सुबह 7 बजे आप यहाँ पहुंचे, ये भी अपने आप में समय प्रबंधन को सिखाता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, पिछले वर्ष जो अपने हेल्प इंडिया की एक बड़ी जो मीटिंग होती है वार्षिक, उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर ही मेरा सेशन था, तो वहां पर भी ये चर्चा हुई थी। और आज यहाँ से पवन सर ने अपने को बहुत सारे टिप्स भी दिए। मैं सिर्फ इतना सा इस सेशन के समराइजेशन में कहूंगा कि बहुत बार बोली गई चीज और करके दिखाई गई चीज में फर्क होता है। आज का जो सेशन, जिस व्यक्ति ने आपका सेशन लिया है, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने इन सब चीजों को बोला नहीं है, बल्कि अपने जीवन में करके देखा हुआ है। आपने सबने वो घटना सुनी होगी एक बार कि महात्मा गांधी के पास में एक महिला आती है और वो आकर के उनसे कहती है कि बापू, मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है, आप इसको बोल दीजिए कि चीनी ना खाए, क्योंकि सबको लगता था भाई बापू जो कह देंगे वो बात लोग बड़ी गंभीरता से लेते थे। बापू ने कहा एक काम कर बेटा, इसको अगले सप्ताह लेकर के आ। वो महिला फिर उस बच्चे को अगले सप्ताह लेकर के आई। फिर बापू ने कहा बेटा एक काम कर, इस बार तो नहीं बोल पाऊंगा, अगले सप्ताह लेकर के आ। फिर वो महिला उसको फिर अगले सप्ताह उस बच्चे को लेकर आई। बापू ने उसको अपनी गोद में लिया, गोद में बिठाया और फिर उसको बड़े प्यार से कहा कि बेटा एक काम कर,
तू चीनी मत खाया। और वो वापस उस महिला को दी दे कि जा बेटा ले जा, बोल दिया है। महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बापू ये बात तो 15 दिन पहले भी बोल सकते थे। उनको लगा कि ये कोई पता नहीं कोई मंत्र देंगे, कोई घुट्टी देंगे, कोई पता नहीं पुड़िया देंगे। महिला ने जब उनको दोबारा कहा तो बापू ने कहा बेटा मैं 15 दिन पहले इसलिए नहीं बोल सकता था कि 15 दिन पहले मैं खुद खाता था चीनी। अगले सप्ताह लेकर आई, उस दिन भी मैंने एक बार चीनी बीच में खा ली थी। अब मैंने संकल्प कर लिया है कि मैंने इस चीनी को छोड़ दिया है, तो अब मैं इस बच्चे को बहुत अधिकार के साथ कह सकता हूँ। तो सोशल मीडिया के उपयोग की बात करें या समय प्रबंधन की बात करें, पवन सर ने जो बोला है वो उनके जीवन के निजी अनुभव बोले, उन्होंने उसको अपनाया है जीवन में, और उसके कारण उनकी जो बातें हैं वो बहुत आसानी से हम तक पहुंच भी गई है। इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी करना या कुछ कहना है उसमें ऐड करना, इसकी मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मैं सिर्फ इतना सा कह सकता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को रखा, आप एक बार अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कीजिए, आपको उसका अंतर और उसका अर्थ तो बीच में मैंने कहा था ना नेटवर्क का इश्यू रहेगा, तो फिर से एक बार बीच में नेटवर्क का हल्का सा इंटरप्शन आया है। मैं तो सिर्फ इतना सा आप लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग जो सुबह 7 बजे चाय की चर्चा पर बैठे हैं, आप सब लोग समय प्रबंधन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ साथ में एक चीज और शुरू कर दीजिए, वो ये है स्वयं का प्रबंधन। देखिए कोरोना ने हमें 2 बातें सिखाई हैं, और मैं पवन सर की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो बोला उसमें कोई करेक्शन किया, उसको समराइजेशन की आवश्यकता नहीं, उससे हल्का सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिस समय आप समय प्रबंधन को सीखना शुरू करेंगे और सोशल मीडिया को भी देखेंगे, आप ये पाएंगे कि कोरोना ने हमें अपने आप को प्रबंधित करने की जबरदस्ती थप्पड़ मार करके आवश्यकता महसूस करवाई है। हमने अपने आप को नहीं किया। इस प्रबंधन में आपका जो निजी प्रबंधन है उसमें ये भी आता है कि कैसे आप अपने निजी जीवन को, अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से सिर्फ 2 ड्रेसेस से आपका काम बड़े मजे से चल रहा है, वरना सबके वार्डरोब भरी पड़ी है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। उसके अलावा यदि आप ये देखते हैं कि हमारी शादियों में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं है, हमने पता नहीं 5,500 लोगों ने 50,000 लोगों को इकट्ठा किया था, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में जिनके घर पे शादी है दोनों तरफ से मिला लो तो 50 से ज्यादा लोगों को कंसर्न नहीं होता। उनका कंसर्न केवल जीवना होता है, आना होता है, खाना होता है, टिप्पणी करनी होती है। 50 से ज्यादा लोगों को आपकी खुशी से मतलब नहीं होता है, और किसी के चले जाने पर 20 से ज्यादा लोग, आवश्यकता नहीं है, अभी कोरोना की नई गाइडलाइन है, तो आप मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के जाने से 20 से ज्यादा लोगों को आंतरिक दुख भी नहीं होता, वो केवल बाहरी सोशली रूप से चीजों को बताया जा सकता है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है, प्रकृति बहुत कुछ हमें थप्पड़ मार मार के सिखा रही है, इसको भी जीवन में उतार लेंगे तो शायद आने वाला जीवन और सरल हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी गड़बड़ियां दिखती हैं वो इसलिए दिखती हैं कि सामाजिक रूप से हमें अपने आप को साबित करना होता है कि हम लोग कितना बेहतर हैं, कितना पैसा हमारे पास। कोरोना ने सिखा दिया कि सामाजिक रूप से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, सांसें हैं, चल रही हैं, चलते चलते कभी भी बंद हो सकती हैं, चारों तरफ के लोग भी सुन रहे हैं। इसलिए इस मॉर्निंग की चर्चा में आज यही भाव लेकर के जाएं कि अभी का जो वक्त है वो मेरा है, मैं कल कौन मेरे साथ जुड़ेगा, कल मेरे साथ क्या होगा, कल के मेरे प्लान्स क्या होंगे, उसको बनाइए जरूर, लेकिन उसके ऊपर इतना रिजिड मत करिए कि उससे आपका वर्तमान खराब होने लगे। इसलिए वर्तमान को जीना शुरू करिए, वर्तमान ये आपका है, वही है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का एक गाना है कि जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत असली महबूबा है साथ लेकर जाएगी। इसलिए जिंदगी जो है वो बेवफा है, लेकिन उसके साथ मस्ती से जिए और ऐसे ही जिए कि जीवन का अंतिम क्षण जब भी आ जाए तब भी हम मुस्कुराते हुए जा सके। वो केवल तब संभव है जब मैनेजमेंट हो, क्योंकि पवन सर ने क्या बोला, डेली की डायरी डेली बना लो तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि आज का काम आज फिनिश कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन सुबह उठना नया जन्म होता है और हर दिन रात को नींद आना नई मृत्यु होती है। ऐसे में यदि आपका प्रबंधन ये रहा है कि आपकी डायरी में कोई काम पेंडिंग नहीं दिख रहा, तो फिर आप जिंदगी को पूर्णता से जी रहे हैं, सही ढंग से जी रहे हैं, और हमें ये पता ही नहीं कि हमारे क्या क्या काम पेंडिंग है, तो फिर वाकई में जीवन अधूरा होता है। मैं पवन सर की बात के लिए उनको धन्यवाद भी कहूंगा, और ये भी बोलूंगा कि आप इसी भांति अपने जीवन के अनुभव सबसे साझा करते रहें। आप अपने जीवन के विस्तृत अनुभवों को लोगों से बांटते रहें ताकि हम उनसे सीखें, क्योंकि बुद्धिमान वो है जो दूसरों के अनुभव से सीख ले, बुद्धिमान वो नहीं है जो खुद का अनुभव लेकर के सीखे, क्योंकि जिंदगी तो फिर अनुभव कराएगी, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अनुभव करते करते सीखने की बजाय ऐसे जिन लोगों ने अपना जीवन जिया है उनके चले मार्ग को हम अपना लेंगे तो आसानी से सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, पवन सर को फिर से प्रणाम। और आज के सत्र में जो जिन लोगों ने बोला, प्रशांत सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
प्रियंका जी, आपने बहुत एक सिस्टमेटिक परिचय आज दिया, परिचय कराने की नई आपने विधा हम सबको सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो जरूर आपका ऑन नहीं था, तो भविष्य में यदि आप किसी का परिचय भी देंगे तो आप वीडियो ऑन रखेंगे तो हम ज्यादा कनेक्टिविटी उससे फील कर पाएंगे। ये जरूर मैं अनुरोध आपसे करूंगा, क्योंकि आपको बाकी सलाह देना तो संभव नहीं है। प्रशांत सर से भी एक अनुरोध मेरा जरूर ये रहेगा कि सर आप निश्चित रूप से जो प्रयोग कर रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था पानी वाले, वो भी हमें बताते रहिए, सिखाते रहिए। तो आप सब लोग बहुत अपने अपने फील्ड के जो पुरोधा हैं, उन सबको सुबह 7 बजे सुनना, आपके साथ बैठना, ये मेरे लिए सौभाग्य का क्षण था। तो मैं बहुत बहुत आपसे बात करूंगा, ये धन्यवाद भी दूंगा, अनुरोध भी करूंगा, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप हैं तो हम हैं, और आप सब लोग हैं तो जीवन में आनंद है, खुशी है, क्योंकि जब अपने नहीं है तो फिर कुछ भी जीवन में बच नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, आप तक आप प्रारंभ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, एंड बहुत ही नाइसली समराइज सर। मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जितने मेंबर्स बैठे हुए उनको मैं आज के सेशन के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। आज शाम के 6 बजे मास्टर स्ट्रोक हमारी प्रियंका माने मैम का सेशन है। प्रियंका मैम और विष्णु पारिक सर, प्रवीण सर, आप सभी का सेशन है आज DMIT प्रीमियम मॉडल को लेके। सो आप सभी से निवेदन है कि ये जो नया एजुकेशन पे जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जो DMIT हम लेके आए हैं, एक नए प्रीमियम मॉडल की उसमें लेके आए हैं। सो अब सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगी कि आज के सेशन में बिल्कुल भी मिस ना करें और टाइम पे आ जाए, वरना कल हमारे स्पीकर श्याम सर पूरा सेशन फुल हो गया था और वही बाहर रह गए थे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा 6 बजे का सेशन, बिफोर की सारी सीट्स फुल हो जाएं, वरना तो फिर मैं चाहूंगी प्रियंका मैम, विष्णु सर, प्रवीण सर, आप लोग सबसे पहले ज्वाइन हो जाएगा, वरना फिर सारे स्पीकर्स ही बाहर रह जाते हैं, बाकी के गेस्ट अंदर आ जाते हैं। कल तो ऐसा हुआ था कि मेरे को ही बाहर कर दिया था, बीच में मैं ही बाहर चली गई थी और अंदर एंटर ही नहीं हो पा रही थी। सो एक दो लोगों को रिमूव करना पड़ा, तब जाके मैं एंटर हुई, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक सेशन एक ऐसा सेशन है जिसको मतलब सीट्स यू फुल हो जाती हैं। सो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी शाम के 6 बजे वाले सेशन में जरूर आए, और बलवीर सर, मनोज सर और दीक्षा मैम, इन सभी के सहयोग से हम ये मास्टर स्ट्रोक का सेशन प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। सो आप सभी का सहयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग आते हैं, आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं, तब जाके हमारा सेशन फुल हो पाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच पवन सर एंड विष्णु सर एंड प्रियंका मैम आज के सेशन के लिए, एंड प्रशांत सर आपके इस छोटे छोटे टिप्स के लिए जो हम डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, जय हिंद। ओके, बाबूलाल सर बोल रहे हैं पवन सर की 300 से 1000 कैपेसिटी कर दें। सो सर बिल्कुल कर देंगे, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा ना, तब क्या करोगे आप लोग? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड घर पे रहिए, मौसम